तो पिछले कुछ हफ्तों से तो बस तनाव ही तनाव था, सिर्फ धमकियां, सुर्खियां। बिल्कुल, माहौल बहुत गर्म था। हाँ, और फिर अचानक एकदम से ये खबर आती है, धमकियों की बौछार के बाद अमेरिका और ईरान बातचीत करने जा रहे हैं। ये बात थोड़ी हैरान करती है ना? बिल्कुल। और आज हम अल जजीरा की एक लाइव रिपोर्ट के आधार पर इसी खबर की गहराई में उतरेंगे। ये समझना जरूरी है कि क्या ये सिर्फ दिखावा है या वाकई कुछ बदलने वाला है। हाँ, और आज का हमारा विषय यही शुक्रवार को होने वाली अमेरिका ईरान वार्ता है। देखिए, पहली नजर में ये एक और मीटिंग लग सकती है, लेकिन हम जब अल जजीरा की रिपोर्ट के अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि ये पहले हुई मुलाकातों से बहुत अलग है। अच्छा, किस तरह से? इसके पीछे की जो कहानी है, इसके होने की वजह और जिस तरह से मतलब इसे आयोजित किया जा रहा है, वो सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी, ये समझना कि ये बातचीत कहाँ, कब और क्यों हो रही है और पर्दे के पीछे कौन है। बिल्कुल। हाँ। हम अल जजीरा की इस रिपोर्ट से वो जरूरी बातें निकालेंगे जो हमें एक बड़ी तस्वीर समझने में मदद करें। हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये सिर्फ एक और राजनयिक मुलाकात तो नहीं लगती, इसमें कई परतें हैं। बिल्कुल। शुरुआत सबसे बुनियादी जानकारी से करते हैं। क्या, कहां और कब? ठीक है, तो अल जजीरा की रिपोर्ट के हिसाब से ये वार्ता इसी शुक्रवार को होगी, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात जगह का चुनाव है। कहाँ हो रही है ये वार्ता ओमान में होगी। ओमान? हाँ। अच्छा, और ओमान का चुनाव ये कोई रैंडम तो नहीं हो सकता, इसका कोई मतलब है ना? है ना? इसका बहुत गहरा मतलब है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो ओमान ने हमेशा अमेरिका और ईरान के बीच एक शांत पर्दे के पीछे वाले मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। हाँ, ये तो है। वो एक ऐसा देश है जिस पर दोनों पक्ष कम से कम कुछ हद तक भरोसा करते हैं। 2015 वाली जो न्यूक्लियर डील थी, उसकी बातचीत भी तो वहीं शुरू हुई थी। बिल्कुल, उसकी जो शुरुआती गुप्त बातचीत थी वो ओमान में ही हुई थी। तो इस वार्ता को ओमान में रखना ये अपने आप में एक बहुत सोचा समझा कूटनीतिक कदम है। ये एक संकेत है कि दोनों पक्ष इसे गंभीरता से ले रहे हैं। वो एक सकारात्मक माहौल बनाना चाहते हैं। तो ये जगह सिर्फ एक पता नहीं है, ये रणनीति का हिस्सा है। मतलब जगह चुनकर ये एक संदेश दे दिया गया है कि हम इतिहास को याद रखे हुए हैं। ठीक है, तो ओमान में मिलना एक बड़ा सांकेतिक कदम है, लेकिन अच्छे माहौल से ज्यादा जरूरी तो एजेंडा होता है। बात किस पर होगी? और यहाँ भी बात दिलचस्प है। अल जजीरा के 2 स्रोतों के अनुसार चर्चा के केंद्र में 2 बहुत बड़े और विवादास्पद विषय हैं। ओके। पहला है तेहरान का परमाणु कार्यक्रम, जो हमेशा से ही सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। हाँ, और जब हम परमाणु कार्यक्रम की बात करते हैं तो असल में हम 2015 की न्यूक्लियर डील यानी JCPOA के मलबे की बात कर रहे हैं। जब से 2018 में अमेरिका उस डील से बाहर हुआ, ईरान ने अपना यूरेनियम संवर्धन बहुत बढ़ा दिया है और वो हथियार ग्रेड शुद्धता के काफी करीब पहुंच गया है। बिल्कुल। तो अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता इसी ब्रेकआउट टाइम को कम करना है। ये तो हुई अमेरिका की बात, पर ईरान क्यों बात करेगा? वो अपनी सबसे कीमती चीज पर मोलभाव क्यों करेगा? उसके लिए इस बातचीत में क्या है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ईरान के लिए सबसे जरूरी मुद्दा है उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना। और ये कोई मामूली प्रतिबंध नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं तेल निर्यात पर लगभग पूरी रोक की, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम से बाहर किए जाने की। इन प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को लगभग पंगु बना दिया है। महंगाई, बेरोजगारी। हाँ, वहाँ की जनता पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। तो तेहरान के लिए ये एक तरह से आर्थिक जीवन रेखा का सवाल है। तो एक तरफ अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता और दूसरी तरफ ईरान का आर्थिक अस्तित्व। ये दोनों ही इतने बड़े और जटिल मुद्दे हैं जिन पर सालों से कोई सहमति नहीं बन पाई। इन्हें एक साथ सुलझाने की कोशिश, ये तो बहुत बड़ी बात है। और यही इस बातचीत को इतना नाजुक और इतना महत्वपूर्ण बनाता है। ये सब कुछ या कुछ नहीं वाली स्थिति नहीं हो सकती। दोनों को कुछ छोड़ना होगा। हाँ, अमेरिका चाहेगा परमाणु कार्यक्रम पर ठोस गारंटी और ईरान चाहेगा प्रतिबंधों में वास्तविक राहत, सिर्फ वादे नहीं। संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। यहाँ एक सवाल और उठता है, क्या इस कमरे में सिर्फ अमेरिका और ईरान ही है या पर्दे के पीछे कोई और भी है? क्योंकि इन दोनों के बीच भरोसे की इतनी कमी है कि ये सोचना मुश्किल है कि वे अकेले इस नतीजे पर पहुंचे होंगे। और यहीं पर ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अल जजीरा की रिपोर्ट का शायद ये सबसे जरूरी हिस्सा है। अच्छा। इस बातचीत में सिर्फ 2 देश शामिल नहीं है। पर्दे के पीछे कतर, तुर्की और मिस्र के मध्यस्थों ने एक बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अरे वाह, तो ये सिर्फ ओमान की मेजबानी नहीं है, मतलब
3 और देश हैं जो इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हैं। लेकिन क्यों? कतर, तुर्की, मिस्र, इनका क्या हित है इसमें? बहुत गहरा हित है। आप सोचिए, अमेरिका और ईरान के बीच अगर सीधा टकराव हो जाए तो पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में आग लग सकती है। और इसका सीधा असर इन सब पर पड़ेगा। बिल्कुल। कतर को ही देख लीजिए, वो ईरान के साथ एक विशाल गैस फील्ड साझा करता है और अमेरिकी सैन्य अड्डे की मेजबानी भी करता है। उसके लिए तो संतुलन बनाए रखना ही सब कुछ है। सही बात है। तुर्की एक बड़ी क्षेत्रीय शक्ति है, वो नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में एक और युद्ध हो। और मिस्र भी ईरान के साथ तनाव कम करने में अपनी सुरक्षा देखता है। तो ये परोपकार नहीं है, ये उनके अपने राष्ट्रीय हित से जुड़ा है। लेकिन रिपोर्ट में जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है वो ये है कि उन्होंने सिर्फ दोनों को फोन करके मीटिंग के लिए राजी नहीं किया है। नहीं, उन्होंने इससे कहीं ज्यादा किया है। दोनों को बातचीत के लिए प्रमुख सिद्धांतों का एक ढांचा प्रस्तुत किया है। एक मिनट, एक ढांचा मतलब एक फ्रेमवर्क ऑफ की प्रिंसिपल्स? हाँ। अरे वाह, तो मतलब वो एक खाली कमरे में नहीं जा रहे हैं जहां वे एक दूसरे पर चिल्लाएंगे। नहीं, उनके हाथ में पहले से ही एक स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट है। ये तो पूरे गेम ही बदल देता है। बिल्कुल, आपका विश्लेषण एकदम सटीक है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इसका मतलब है कि ये बातचीत हवा में शुरू नहीं हो रही है। मेज पर पहले से ही एक शुरुआती प्रस्ताव, एक तरह का रोड मैप रखा गया है। तो ये ढांचा शायद महीनों की शटल डिप्लोमेसी का नतीजा होगा, है ना? जहां इन मध्यस्थों ने दोनों से अलग अलग बात की होगी। बिल्कुल, उन्होंने ये समझने की कोशिश की है कि दोनों पक्षों की सीमाएं क्या हैं, वे किस हद तक झुक सकते हैं और कहां पर एक समझौता हो सकता है। ये बातचीत को एक शुरुआती बिंदु और एक दिशा देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कतर, तुर्की और मिस्र सिर्फ डाकिया नहीं हैं, बल्कि वो इस कहानी के सह लेखक बनने हैं। एक तरह से हाँ, ये सिर्फ मध्यस्थता नहीं, ये सक्रिय मध्यस्थता है। वे सिर्फ संदेश नहीं पहुंचा रहे, वे समाधान गढ़ रहे हैं। ये तो एक तरह का कूटनीतिक जीपीएस जैसा हुआ। बहुत अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल, रास्ता पहले से तय है, गाड़ी अमेरिका और ईरान को ही चलानी है, लेकिन इससे भटकने का खतरा कम हो जाता है। लेकिन इतने सारे मध्यस्थ, क्या इससे चीजें और ज्यादा जटिल नहीं हो जाती? हर किसी का अपना एजेंडा भी तो होता है। ये एक जायज चिंता है, लेकिन इस मामले में इन सभी मध्यस्थों का एक साझा हित है, टकराव को टालना। हाँ, उनके अपने छोटे छोटे हित हो सकते हैं, लेकिन उन सब का सबसे बड़ा लक्ष्य एक ही है। और शायद यही वजह है कि वे मिलकर काम कर पाएं। उन्होंने एक ऐसा आधार तैयार किया है जिसे न तो अमेरिका और न ही ईरान आसानी से खारिज कर सकता है। मतलब एक तरह का सकारात्मक दबाव भी बन गया है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, ये तो एक पूरी तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ कूटनीतिक नाटक लगता है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो हमारे सामने एक ऐसी बातचीत है जो धमकियों के एक लंबे दौर के बाद हो रही है। ये एक ऐतिहासिक रूप से भरोसेमंद देश ओमान में हो रही है। इसका एजेंडा साफ है, परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंध। और सबसे बड़ी बात, इस बातचीत की नींव अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों द्वारा तैयार किए गए एक ठोस ढांचे पर रखी गई है। तो असली कहानी ये नहीं है कि वो बात कर रहे हैं। नहीं, कहानी ये है कि पहली बार इस बातचीत की एक पटकथा है जो तीसरे पक्ष द्वारा लिखी गई है। ये सुधार पर आधारित कूटनीति नहीं है, ये एक रिहर्सल किए गए नाटक जैसी कूटनीति है। रिहर्सल किया गया नाटक, ये कमाल की बात है। इससे तो सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि सबसे मुश्किल मुद्दों पर तो शायद पहले ही बात हो चुकी है। हाँ, पर्दे के पीछे। तो अल जज़ीरा की इस रिपोर्ट से हमें सिर्फ ये नहीं पता चलता कि एक बैठक हो रही है, बल्कि ये भी पता चलता है कि ये कितनी सावधानी से तैयार की गई है। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, ये महीनों की पर्दे के पीछे की कूटनीति का नतीजा है। ये समझना बहुत जरूरी है। अक्सर हम सिर्फ अंतिम बैठक के बारे में सुनते हैं, लेकिन उसके पीछे जो महीनों की मेहनत होती है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। ये ढांचा उसी मेहनत का सबूत है। ये दिखाता है कि भले ही सार्वजनिक रूप से दोनों देश एक दूसरे को धमका रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे संवाद के चैनल शायद कभी पूरी तरह से बंद नहीं हुए थे। और इन चैनलों को खुला रखने में इन मध्यस्थ देशों ने अहम भूमिका निभाई है। बिल्कुल, उन्होंने एक तरह से कूटनीतिक CPR देकर इस प्रक्रिया को जिंदा रखा है। ये कूटनीति की असली प्रकृति को भी दिखाता है कि जो सतह पर दिखता है वो पूरी कहानी नहीं होती। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। हमेशा ग्रे एरिया होते हैं जहाँ संवाद और समझौते की गुंजाइश बनी रहती है। ये बैठक उसी ग्रे एरिया का एक उदाहरण है। चलिए तो अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने काफी कुछ खंगाला है,
आज की इस गहरी पड़ताल से जो सबसे महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई हैं वो क्या हैं? मेरे हिसाब से 4 मुख्य बातें हैं। पहली कि अमेरिका और ईरान के बीच शुक्रवार को ओमान में एक बहुत अहम वार्ता होने वाली है और ओमान का चुनाव ही एक कूटनीतिक संदेश है। दूसरी बात, एजेंडा बिल्कुल साफ है। एक तरफ ईरान का परमाणु कार्यक्रम और दूसरी तरफ ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध। बिल्कुल, दोनों के अस्तित्व से जुड़े मुद्दे मेज पर हैं। तीसरा और शायद सबसे अहम बिंदु, इस बातचीत की असली ताकत इसके पीछे के मध्यस्थ है, कतर, तुर्की और मिस्र। वो सिर्फ मेजबान नहीं है, वो इस प्रक्रिया के वास्तुकार है। और चौथी बात जो इन सबको एक साथ जोड़ती है वो ये है कि बातचीत शुरू होने से पहले ही प्रमुख सिद्धांतों का एक ढांचा तैयार किया जा चुका है। मतलब बातचीत एक खाली स्लेट पर नहीं बल्कि एक पहले से तैयार की गई स्क्रिप्ट पर शुरू हो रही है। बिल्कुल। और ये सब जानते हुए सोचने वाली बात ये है कि जब 2 विरोधी पक्ष धमकियों के लंबे दौर के बाद मेज पर आते हैं तो क्या बातचीत का तरीका बदल जाता है? एक अच्छा सवाल है। और जब आपके हाथ में एक पहले से तय ढांचा हो जो एक तरह से कूटनीतिक नाटक की पटकथा है, तो असली चुनौती क्या होती है? पटकथा कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हाँ, असल सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि बंद दरवाजों के पीछे दोनों मुख्य अभिनेता एक दूसरे पर कितना भरोसा कर पाते हैं। क्या वे सिर्फ अपनी लाइनें बोलेंगे या वे सच में एक दूसरे की बात को सुनेंगे और समझेंगे? क्योंकि अंत में कागज पर बने ढांचे को हकीकत में बदलने के लिए इंसानी भरोसे की जरूरत पड़ती है। एक बहुत ही जरूरी सवाल, एक अच्छी स्क्रिप्ट भी बुरे अभिनेताओं के हाथ में बर्बाद हो सकती है। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यही समाप्त करते हैं।